2016 में इन्होंने लैंड बैंक बनाया और गांव का गांव का हजारों एकड़ जमीन जो है उसको लैंड बैंक में डाला। सरना, मसना, जहर थान, देसौली सबको लैंड बैंक में डाला था पूंजीपतियों के लिए। ये नहीं हो पाता। इतना दिन तक भूमि अधिग्रहण होता रहा बिना ग्राम सभा की अनुमति का। जब पेशा कानून लागू होने से बिना ग्राम सभा की अनुमति का जमीन नहीं ले सकते थे। तो ये लोग तो औद्योगिक नीति शुरू से ही लाए। उसी तरह अनुसूचित क्षेत्रों में बिना ग्राम सभा का अनुमति का आप यहाँ पे शराब की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। मद्यपान किसी तरह भाई उसको आप नहीं खरीद बिक्री। इवन अगर ग्राम सभा मना कर देगा, यहाँ खैनी आप नहीं बेच सकते हैं, यहाँ सिगरेट बीड़ी नहीं बिकेगा, तब आप नहीं बेच सकते हैं। इतनी बड़ी शक्तियां हैं, इतने अधिकार हैं ग्राम सभा के। और भी वनोपज पर उनका अधिकार, लघु खनिज पर, बालू आप एक ट्रैक्टर नहीं उठा सकते बिना ग्राम सभा की अनुमति का। इतनी बड़ी शक्ति और जो अधिकार है ग्राम सभा का, तो इसीलिए नहीं ये लोग लागू करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चल सकता है। आपने 24 वर्षों तक हमारी जमीन, हमारा इलाका, हमारा बालू खनिज, जंगल पाड़, टिम्बर सब लूट लिया है। जो बचा खुचा है उसको हम लोग लूटने नहीं देंगे। आपको पेशा कानून हर हाल में इसका नियमावली बनाकर विधिवत रूप से लागू करना पड़ेगा। और ये लोग नहीं लागू कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने गांव-गांव में पारंपरिक ग्राम सभाओं के अंदर में कार्यकारिणी समिति बनाकर पारंपरिक अगुओं के नेतृत्व में महिलाओं को, युवाओं को डालकर हम लोग निरंतर कार्यकारिणी समिति बना रहे हैं और पेशा कानून सीधे हम लोग लागू कर रहे हैं। ज्यूरी में आपने देखा होगा, वहाँ मद्यपान निषेध हो गया, ग्राम सभा ने निषेध कर दिया। वहाँ पर जो है कि ये अफीम की खेती होती थी, अफीम की खेती को बंद कर दिया। इस टाइप के बहुत सारे काम जो है कि निरंतर हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक बात कहा सादा पट्टा में जो जमीन का बिक्री हो रहा है, पहले भी हुआ, अभी भी चल ही रहा है, लेकिन जो सादा पट्टा में जमीन बेच रहे हैं वो भी तो आदिवासी ही हैं। यदि वो नहीं बेचेंगे तो अगला लेगा कैसे? हाँ, लेकिन ये आप देख लीजिए कितने ठगने वाले लोग हैं। आप हर जगह पे आपको दिखाई देगा। आज ही पेपर में पढ़िए ना, कौन कौन लोग हैं वहाँ जमीन का की दलाली कर रहे हैं। कई कैसे, जैसे कांके का निकल के वहाँ का कांके सरना समिति का अध्यक्ष, उनके सदस्य, आसपास के लोग, तो ऐसे बहुत सारे लोग, आदिवासी लोग काफी जगह पे है। क्योंकि देखिए होता क्या है, जब टाउन है, बाहर के लोगों के साथ आदिवासियों का संपर्क हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी भी झूठ सच करने में उनका सस्ता मिला रहा है। और जो भी अखबार में आज छपा है जमीन लूट में, उसके पीछे कौन लोग हैं, भले रंजीत टोपो या और दूसरे लोग हैं, उनको सामने कर दिया गया, लेकिन पीछे तो बहुत बड़ी शक्ति लगी हुई है ना, जमीन माफिया, जो आदिवासी जमीन पर रियल एस्टेट बिजनेस खड़ा कर रहा है। और बाहर के लोग जो नौकरी कर रहे हैं फिर वो भी वहां बचना चाहते हैं। तो उस बड़ी शक्ति के साथ एक आदमी यहाँ पे कैसे टकरा सकता, मुश्किल हो रहा है ना। मैंने जब जमशेदपुर का रिसर्च किया, एक व्यक्ति के पास 29 एकड़ जमीन था। बाहर के लोग इतना उसको सताए, वो जब थाना जाता था, थानेदार बोल रहा है कि जमीन पर घेरा कर देने से तुम्हारा जमीन हो जाएगा। बताइए, न प्रशासन उसको साथ दे रहा है, न कोई साथ दे रहा है, क्या करेगा वो। उनको सीधा कह दिया गया, 2 बेटा है, जमीन तुम नहीं देगा तो दोनों बेटा को हम उड़ा देंगे। क्या करेगा आदिवासी। तो ये हो रहा है ना इसी की वजह से, क्योंकि सिस्टम, मैंने आपको शुरू में कहा, अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ का प्रशासन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 244 एक और 5वीं अनुसूची के तहत होता। जो भी नियम कानून यहाँ के लिए बनाए गए हैं उसके तहत होता, तो ये लोग लूट नहीं होती है ना। तो अभी तो ये हो रहा है कि जल्द से जल्द आदिवासियों की जमीन लूट लिया जाए, उनका जो भी खनिज संपदा है लूट लिया जाए, जंगल पहाड़ सबको खत्म कर दिया जाए, यही तो चल रहा है प्रक्रिया। लेकिन सरकार जो जमीन अधिग्रहण कर रही है तो वो तो विकास कार्यों के लिए कर रही है ना। जो बाकी जो बिक रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन सरकार जो जमीन अधिग्रहण कर रही है वो तो विकास कार्यों के लिए कर रही है। तो हमको ये बताइए ना, जैसे रिम्स 2 जो अभी बनाने का प्रस्ताव है, वो खेती की जमीन है जहाँ पे 3 बार खेती होता है। तो कौन व्यक्ति होगा जो खेती की जमीन पर जो है कि आपका महल खड़ा करेगा, जबकि आपके पास ऑलरेडी सुकुरहुटू में लगभग जो है कि काफ़ी ज़मीन वहाँ पे है। उसके बाद इधर पिठोरिया तरफ जाएंगे तो वहाँ भी काफ़ी है। 2012 में 1300 एकड़ था। तब हम लोगों ने केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को कहा कि देखिए यहाँ पर जो है कि ऑलरेडी ज़मीन पड़ा है, बंजर ज़मीन, तो इसको वहाँ पे ले जाइए। उन्होंने तुरंत जो है कि मीटिंग बुलवाया यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स का, और उन्होंने कहा कि IIM जो है कि उसको शिफ्ट करना चाहिए सुकुरहुटू में। अभी सुकुरहुटू में बंजर जमीन पर IIM बना है ना, उसी तरह IIT को भी शिफ्ट किया गया। तो कौन पागल शासक है जो खेती की जमीन पर ही जो है कि वो रिम्स 2 बनाने के लिए जिद पर अड़े हुए हैं। ऐसे व्यक्ति इसको विकास सब कैसे कहेंगे। क्या आप, ये मैं कह रहा हूँ, क्या जो लोग रिम्स 2 बनाना चाहते हैं खेती की जमीन पर, अनाज खाते हैं कि नहीं खाते हैं? क्या वो बिल्डिंग सीमेंट कंक्रीट खाते हैं क्या, कि पत्थर खाते हैं?
कि उनको अनाज नहीं चाहिए, कि अनाज जहाँ उगता है वहाँ पर जो है कि वो रिम्स 2 बनाना चाह रहे हैं। दूसरी बात आपने विकास के लिए कहा, मुझे बताइए ना 1927 से तो सरांडा जंगल में माइनिंग हो रहा है, आयरन ओर, देश का सबसे अच्छा क्वालिटी का आयरन ओर है सरांडा जंगल में। आज तक वहाँ आदिवासियों के लिए अच्छा सड़क क्यों नहीं है, उनके लिए रोजगार क्यों नहीं है? क्यों वो सिर्फ बाहर के लोग आ रहे हैं, उनका ही जो है कि वहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है, उनके पास ट्रकें हैं, उनके पास उनके स्कूल बड़े बड़े, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं, उनके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। क्यों ऐसा है? ये विकास नहीं है, ये सब अन्याय है। आदिवासियों का जमीन, आदिवासियों की खनिज संपदा, हमारा जंगल, हमारा सारा कुछ लूटने के लिए ये विकास, जनहित, राष्ट्रीय हित जैसे शब्दों को एक हथियार के रूप में उपयोग किया गया है। आपने रिम्स 2 की बात कही। जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, उनका कहना है किसी भी कीमत में रिम्स 2 जो है वहीं पे बनेगा, नगड़ी की ज़मीन में ही बनेगा, क्योंकि ये माननीय हेमंत सोरेन जी का प्रोजेक्ट है और उनका ये बेहतर प्रोजेक्ट है और एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने का कवायद चल रहा है। हाँ तो ठीक है, जब इनकी सरकार चली जाएगी तो वक्त भी तो बदलेगा, तब ऐसे परियोजना लाया जाएगा, कहा जाएगी कि अभी इस बार इरफान अंसारी साहब के घर में ही जो है कि उसका घर उजाड़ के ही हम लोग कुछ बनाएंगे, है ना? ऐसे ही जिद किया जाएगा ना, जब आपको जमीन दिखाया जा रहा है सब कुछ। और ये भी बात, सबसे बड़ी बात है, वहां जो अधिग्रहण 1957-58 की जो बात की जा रही है कि सरकार अधिग्रहण किया है, अन्यायपूर्ण तरीके से अधिग्रहण किया गया है, धोखा देकर अधिग्रहण किया गया है। कैसे? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का धारा 17(4) के तहत किया गया। वो क्या बोलता है? अर्जेंसी की स्थिति में क्या बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का विस्तार करना अर्जेंसी हो सकता है? नहीं हो सकता है ना भाई। और जब अर्जेंसी में आपने किया है तो 60 साल तक वो जमीन ऐसे ही क्यों पड़ा हुआ था? कैसे लोग खेती कर रहे थे? इसका मतलब आपने गलत किया। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मसले पर ऑलरेडी फैसला दे चुका है, जबकि वहां तो सिर्फ अधिग्रहण घोषित किया और 11 महीने तक उपयोग नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का धारा 17(4) का दुरुपयोग किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और रैयतों को वापस किए जमीन, इसलिए इनको मुगलते में नहीं रहना चाहिए। बड़ी लड़ाई अभी लड़ी जाएगी, ग्राम सभा के पास सारा पावर है, हम लोग भी देखेंगे कि जमीन कौन लेता है, क्योंकि जमीन आप लेंगे ना, ये तो कांग्रेस पार्टी को भी सोचना पड़ेगा। जिस तरह से डॉक्टर इरफान अंसारी जो वक्तव्य दे रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी 2029 में पूरे अनुसूचित क्षेत्रों में से उखड़ जाएगी, ये भी इनको समझ में आना चाहिए। बीजेपी क्यों उखड़ गई? जिस तरह से 2014 से 19 के बीच में माननीय रघुवर दास जी ने सत्ता चलाया और जो एरोगेंसी दिखा रहे थे ना, जो हमारे पारंपरिक हाथों मुंडाओं के नेतृत्व में पत्थलगाड़ी आंदोलन हुआ, उसको देशद्रोह घोषित करके 11,109 लोगों को जेल में डाला और 11,109 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा किया और 115 लोगों को जेल में डाला। उसका असर क्या हुआ? CNT-SPT जो हमारे पूर्वजों के खून से लिखे गए दस्तावेज को 3 मिनट में विधानसभा में संशोधन किया। लैंड बैंक बनाया, जो मैंने आपको कहा, सरना, मसना, देसावली सबको लैंड बैंक में डाला। पारंपरिक ग्राम सभाओं का अधिकार छीना, तो आप 19 में दिखा दिया ना आदिवासी लोग। और 24 में देखिए, बीजेपी को एक भी सीट नहीं आई, जो सीट आई वो भी बीजेपी का नहीं है ना? तो यही हासर इनका कांग्रेस का भी होने जा रहा है यदि इरफान अंसारी को कंट्रोल नहीं किया गया। इसलिए कांग्रेस के सीनियर लीडर लोगों को समझना पड़ेगा कि अपना नेता को कंट्रोल में कीजिए। आदिवासी का जमीन जबरदस्ती छीनिएगा तो आपका सत्ता भी आदिवासी छीन लेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे लास्ट ले लेते हैं। अभी देखा जा रहा है जो वर्तमान सरकार है वो अपने आप को अबुआ सरकार कहती है। अबुआ सरकार कहने मतलब वो अपना सरकार, आदिवासियों की सरकार। लेकिन अभी देखा जा रहा है 5-6 महीनों से झारखंड के विभिन्न जगहों पे, सिर्फ रांची में नहीं, झारखंड के विभिन्न जगहों पे आदिवासी सड़कों पे है, लगातार आंदोलन कर रहा है। ऐसा क्यों? अपने ही सरकार। यही है ना। देखिए, मैंने आपको 5 साल का माननीय रघुवर दास जी के शासन का मैंने बताया। वो शासन जो था तानाशाही का शासन था, बर्बादी का शासन था, विनाश का शासन था। इसको हम लोगों ने देखा, इसीलिए हम लोगों ने इनको सत्ता दिया। अब इनके शासन में भी हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासी लोग लाठी ही खा रहे हैं, अपनी जमीन को बचाने के लिए पुलिस लाठी चला रही है। तो अभी अब सोचना पड़ेगा इनको, जल्द से जल्द जो हो सकता है कि कुछ लोग इनको बदनाम करने के लिए भी कोशिश कर रहे होंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, ये भी हो सकता है। तो इनको शासन प्रशासन को अपने हाथ में लेना होगा और सही से यहाँ का शासन और नियंत्रण 5वीं अनुसूची
के अनुरूप चलाना होगा। अगर नहीं चलाएंगे तो इनको भी चुनाव में तो आएंगे ना जनता के पास, आप कितना जनता को ठगेंगे। आप जो है कि मैया समान भी योजना दे रहे हैं तो कहाँ से दे रहे हैं, ट्राइबल सब प्लान का भी हम लोग सुन रहे हैं, कोई बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा है। तो जब चुनाव का समय आ जाएगा, जब 4 साल शासन का बीत जाएगा, देखिएगा सारे चीज धरातल पर आने लगेंगे। जब सच्चाई धरातल पर आने लगेगा तो उनको ये रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी समय है, अभी 1 साल भी सरकार का नहीं हुआ, इसलिए उनको संभलना चाहिए और जो वादा आपने करके आए सत्ता में उस वादा को पूरा करना चाहिए। और यहाँ का जो आदिवासी मूलवासी है उनका अधिकार का खासकर जो है कि हमारी जमीन इलाका और प्राकृतिक संसाधन वन संसाधन जो भी है या मिनरल रिसोर्सेस है, सब पर जो है कि अधिकार देने के लिए इनको आगे प्रयास करना चाहिए। इसी से कुछ होगा, न वरना तो इनका सत्ता भी नहीं बचेगा। आप सुन रहे थे गिलेनसन डुंगडुंग को, जो कि मुखरता से अपनी बातों को रखे, आदिवासी मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं और आदिवासी मुद्दों और पेशा पे इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई और सभी तरीके के पहलुओं को छुआ। और हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।